हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज एक ऐसे टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं। एक ही टॉपिक नहीं है, ये छोटे छोटे कई टॉपिक का संग्रह है, कलेक्शन है, जिसकी तरफ कोई लोग जल्दी ध्यान नहीं देते और बड़े बड़े ही टॉपिक देखते रह जाते हैं और लास्ट में होता क्या है कि वो सिलेक्शन से चूक जाते हैं। तो ऐसे हम आज ऐसे टॉपिक को लेकर के उपस्थित हैं और उस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देख लेते हैं और आप भी देख लीजिए। देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्नों के कारण आप हो जाते हैं बाहर। बहुत सारे लोग ऐसे ही प्रश्नों के हल्के में ले लेते हैं, इसकी तरफ कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी तरफ इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज वही टॉपिक है, देख लीजिए, यही छोटे टॉपिक आपको फाइनल सिलेक्शन देते हैं। तो देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं टॉपिक को और क्वेश्चंस को दिखा देता हूं, फिर शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जैसे ये देखिए, जीनिया और मेटाजीनिया क्या है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। सब जो टॉपिक है, इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनस और एल्बुमिनस सीड क्या है। और अगला देख लीजिए, जैसे एपोमिक्सिस क्या है और एम्फीमिक्सिस क्या है, एपोस्पोरी क्या है, एपोगैमी क्या है, पार्थिनोजेनेसिस क्या है, पार्थिनोकार्पी क्या है, पॉलीएम्ब्रियानी क्या है और क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियानी क्या है और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियानी क्या है, एपोगैमोस्पोरी क्या है, एगैमोस्पोरी क्या है और इससे संबंधित पूरे जो क्वेश्चंस हैं, तो ये सभी लेकर के हम उपस्थित हैं। और आज देखिए, इसको हल्के में ना लीजिएगा और जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे देखिए, आज ऐसे हम 10 प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं इसी से संबंधित, जो आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो एक बार सभी लोग, जितने लोग चैनल पर हैं, सभी लोग सेशन को तेजी से शेयर करिए और हर दिन की तरह आज की भी यह क्लास हो रही है। तो चलिए, और एक चीज और बता दें, जो लोग थोड़ा सा अपने मन में हिचकिचाहट है ना, वो दूर कर दीजिए। और यही 2 महीने आपको फाइनल सिलेक्शन आपको देने वाला है और छोटी छोटी कमियों को भी आप देखिए, हर चीज को आप देखिए। इस समय आप पूरी जी जान से जुड़ जाइए और जितना भी आप देख रहे थे पूरा हम जानते हैं कि इसमें से लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये 2 महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आप ले लीजिए छुट्टी। ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, कॉलेज में जो आप जुड़े हैं तो वहाँ दिक्कत भी नहीं होनी है, क्योंकि चल रहे हैं बच्चों के स्टार्ट हो चुके हैं एग्जाम। तो इस समय आपको वहाँ जरूरत नहीं, तो वो सोचेंगे छुट्टी ले लेंगे भाई साहब 2 महीने, तो हमारी वो पेमेंट भी नहीं देनी पड़ेगा। और ये 2 महीने आपकी हमेशा हमेशा के लिए लाइफ बना देगा और अपने आप को कम मत आंकिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, सबसे हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं हमारे बारे में कि हम आपको पूरा निचोड़ लेकर के आते हैं, बवंडर पर बात नहीं करते, मेन फैक्ट टॉपिक की बात करते हैं और पॉइंट टू द पॉइंट चलते हैं। देखिए, जो आपको काम है। अब हम शुरू करते हैं, जीनिया आखिर क्या है, ये जीनिया क्या है और मेटाजीनिया क्या है, इसको समझिए। समझना क्या है, जो मेन फैक्ट पॉइंट है उसी को देखना है। भाई साहब पूछेगा तो टर्म जीनिया किसने दिया, तो टर्म दिया था फोक ने। किसने? फोक, FOCKE, 1881 में। और किसमें इसका दिखाया था, इसको यूज करके किसमें, अर्थात कह दीजिए उदाहरण क्या है, इसे आप एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मक्का, मैज, ठीक है। जीनिया की खोज किसमें हुई थी? मैज में, मक्का में, या कह दीजिए इसका उदाहरण कौन है? मक्का। अब ये है क्या? इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन ऑन इंडोस्पर्म। फॉरेन पोलन ग्रेन का प्रभाव किस पर? इंडोस्पर्म पर। फॉरेन पोलन ग्रेन, परागकण का इंडोस्पर्म पर प्रभाव क्या कहलाता है? जीनिया। और यही मुख्य बात है। आप मक्का में देखते हैं, जो मकाई है उसमें कुछ दाने, अब जो कलरफुल नहीं आ रहा है, कलरफुल, जैसे मान के चला ऐसा ये मक्का है, तो इसमें कुछ दाने, जैसे सभी हैं इस तरीके से इसमें दाने लगे हुए हैं, ये एग्जाम्पल के लिए समझिए। अब इसमें कुछ दाने जो है कुछ कलरफुल हो जाते हैं, जैसे बिचवा में ऐसे हो गया, कुछ कलरफुल हो गया और दूसरा भी कलर आ गया इसमें, लो भाई साहब ऐसा भी आ गया। तो ये किसके कारण है? ये है जीनिया के कारण। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम शोध नहीं करने वाले, बहुत ज़्यादा इसमें शोध नहीं करेंगे, ठीक है, PhD नहीं करनी है इसमें। बस ये आपका प्रश्न आ जाएगा, जीनिया टर्म किसने दिया? फोक ने दिया। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मैज, मक्का, या कह दीजिए किसमें? मैज में। और है क्या? इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन ऑन इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म वाली बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब मेटाजीनिया क्या है? डिस्कवर्ड बाय स्विंगल। इसकी खोज किसने किया? स्विंगल ने किया गाइस। ये देख लीजिए, वहां फोक थे, ये स्विंगल है। 1928 में। किसमें किया? डेट पाम में, या कह दीजिए इसका एग्जांपल मेटाजीनिया का क्या है? डेट पाम में। अब इसमें क्या है? इसमें तो सीड पर, सॉरी, उसके इंडोस्पर्म में जो है इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन ऑन इंडोस्पर्म पर पोलन ग्रेन का प्रभाव पड़ रहा था। अब यहाँ कि पोलन ग्रेन का जो प्रभाव है वो कहां पर होगा, तो इसकी अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत डीप में चले जाएंगे, बहुत टाइम लॉस होता है, इसलिए नहीं चल रहे हैं, ये बाहर बात कर रहे हैं। इसके एग्जांपल हो गया, इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन ऑन सीड
एंड फ्रूट, या तो फ्रूट पर या तो सीड पर या सीड कोट कह दीजिए, सीड कोट पर जो है इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन ऑन सीड कोट अथवा सीड अथवा फ्रूट, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेटाजीनिया। ये क्या कहलाता है? मेटाजीनिया। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन ऑन सीड एंड फ्रूट अथवा सीड कोट, ये कहलाता है मेटाजीनिया। चलिए ये बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं कि एल्बुमिनस सीड क्या है और एक्स एल्बुमिनस सीड क्या है। सीड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, सीड के बारे में। तो अब यहाँ देखिए जो सीड हैं ये दो प्रकार के, एक तो इंडोस्पर्मिक अथवा एल्बुमिनस सीड, इंडोस्पर्मिक अथवा एल्बुमिनस सीड। अब इंडोस्पर्मिक का मतलब इंडोस्पर्म है, सीड में क्या है? इंडोस्पर्म है। इंडोस्पर्मिक सीड, सीड में क्या है? इंडोस्पर्म है, ऐसे ही आप समझ लीजिए। और नॉन इंडोस्पर्मिक अथवा एक्स एल्बुमिनस सीड, अथवा इसमें कह लीजिए कि सीड में इंडोस्पर्म नहीं है, या कह दीजिए कि एक्स है, मतलब बाहर है सीड के, इंडोस्पर्म सीड के कहाँ है? बाहर है, ऐसा आप समझिए, ये इसके शब्द से आप समझिए। देख लीजिए इंडोस्पर्म प्रेजेंट इन सीड, इंडोस्पर्म कहाँ होता है? जब सीड में, ये वो कहलाते हैं एल्बुमिनस सीड अथवा इंडोस्पर्मिक सीड। इसकी विशेषता क्या है? इसमें कार्टिलिडॉन थिन होते हैं, जो बीज पत्र होते हैं कैसे होते हैं? थिन होते हैं, पतले होते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इंडोस्पर्म एब्सेंट इन सीड, ऐसा सीधा सीधा फैक्ट बात, इंडोस्पर्म एब्सेंट इन सीड, सीड में इंडोस्पर्म एब्सेंट है। फूड स्टोर फिर कहाँ होगा? कार्टिलिडॉन में। अगर वो सीड में इंडोस्पर्म नहीं है तो वो फूड स्टोर कहाँ होगा? कार्टिलिडॉन में। और इसके जो कार्टिलिडॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? थिक होते हैं। इसमें कैसे होते हैं? थिन होते हैं। ये बात आप क्लियर रूप से ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, मक्का, और कैस्टर है, अरंड और सनफ्लावर है। ये किसके एग्जाम्पल हैं? इंडोस्पर्मिक सीड। अब इसमें आप देख लीजिए सनफ्लावर को अगर हम छोड़ दें, सनफ्लावर को छोड़ दें यहाँ पर, तो आप देख लीजिए, और ये कैस्टर को छोड़ दें, तो ज़्यादा ज़्यादा जो मोनोकाट हैं, ज़्यादा कैसे हैं मोनोकाट? ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जो मोनोकाट है उसी में तो उसी के सीड में इंडोस्पर्म भी रहता है ज्वाइंट रूप से, ठीक है? तो इंडोस्पर्मिक सीड हो गई, ज़्यादा मोनोकाट, ऐसा आप समझिएगा। थोड़ा कुछ है जो उसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए, जैसे ग्राम है, चना, मटर, सेम और ग्राउंड नट, ये इसके एग्जाम्पल है किसके? एक्स एल्बुमिनस सीड के। मैंने बताया इसके जो कार्टिलिडॉन्स होते हैं कैसे होते हैं? थिक होते हैं, और इसके कैसे होते हैं? थिन होते हैं। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही संक्षिप्त में मैंने समझाया, उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट्स आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग उन पॉइंट की तरफ जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ भी चुके हैं। अभी देखिए, अब यहाँ अगला जो पॉइंट्स है, अच्छा ये दो पॉइंट्स मैंने नोट कर दिया था। कोकोनट जो मिल्क होता है कंटेन्स हार्मोन्स, उसमें क्या होता है? हार्मोन्स कौन से? एक्सिन, जिब्बेरेलिन और साइटोकाइनिन। और जो कॉर्न मिल्क होता है अर्थात इंडोस्पर्म, उसका वो क्या उसमें होता है? जियाटिन हार्मोन होता है। तो ये बात फिलहाल उतनी ज़्यादा अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम नहीं समझ सकते हैं। यहाँ ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए क्या आपकी समझ में आ रहा है? तो समझिए, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा गया है, हम समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। लो भाई, इतना बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो एकदम ही भाग जाएगा। अब ये देखिए, अगर इसकी हम बात करें, अब यहाँ पर एपोमिक्सिस को सबसे पहले देखिए। एपोमिक्सिस, ये एपोमिक्सिस है क्या? एपोमिक्सिस एक प्रकार का ट्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सत्य अलैंगिक जनन एक प्रकार का है। टर्म किसने दिया भाई साहब? टर्म दिया एपोमिक्सिस, टर्म दिया विंकलर ने दिया 1908 में। यही बात तो पूछी जाती है, यही बात पूछी जाती है जो खास है। टर्म एपोमिक्सिस किसने दिया? विंकलर ने दिया। है क्या एपोमिक्सिस? क्या है एपोमिक्सिस? में कुल मिला के अगर हम एक लाइन की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस, यानी प्रोडक्शन ऑफ सीड, सीड का बनना, सीड बन जाता है बिना किसके? बिना निषेचन के और बिना मियोसिस के। बिना निषेचन और बिना मियोसिस के सीड का बन जाना क्या कहलाता है भाई साहब? वो कहलाता है एपोमिक्सिस। ये ऐसा देख लीजिए, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन नॉट इन्वॉल्व, इसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसके एपोमिक्सिस के जैसे सिट्रस, पोआ एंड हिरेसियम। और अगर फैमिली पूछ लेगा, इनको न देकर फैमिली पूछ लेगा तो एस्टेरेसी और ग्रैमिनी, एस्टेरेसी एंड ग्रैमिनी, इसकी फैमिली जो अगर पूछ लेता है तो ये इतनी बात आप समझिएगा एपोमिक्सिस से संबंधित। एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टर्म किसने दिया? विंकलर ने दिया। और है क्या? प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, ये क्या कहलाती है? एपोमिक्सिस। इसके एग्जाम्पल है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस किसे कहते हैं? ये हो गया एपोमिक्सिस। अब बात करते हैं हम किसकी? एम्फीमिक्सिस की बात करते हैं। ये देख लीजिए एम्फीमिक्सिस है।
अब एम्फीमिक्सिस को समझिए, ये क्या है? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई साहब। ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या था? वो ट्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। इसमें देखिए, इसमें मियोसिस फर्टिलाइजेशन नहीं शामिल थे, इसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व शामिल है, इसकी बात है। मियोसिस और फर्टिलाइजेशन इसमें शामिल है, किसमें? एम्फीमिक्सिस में। तो एक प्रकार का ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऐसा समझिए, सत्य प्रकार का ये ट्रू यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई साहब, इसमें जितना स्टार लगाना चाहें आप स्टार लगा लीजिए, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या है इसको समझिए। डिस्क्राइब्ड बाई, एपोस्पोरी डिस्क्राइब्ड बाई, किसने इसको डिस्क्राइब किया? वो किया रोजेनबर्ग ने 1907, ऐसा इसका वर्णन किया। और सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था? तो खोज किया था ड्रूवेरी। किसने? ड्रूवेरी ने 1884 में, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब किसमें इसका वर्णन किया गया? हिरेसियम प्लांट में, ये जो कि एक प्रकार का क्या है? एंजियोस्पर्म प्लांट है, हिरेसियम, इसमें एपोस्पोरी की। अब बात ये आती है कि एपोस्पोरी है क्या? एपोस्पोरी आप समझिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट, अर्थात कह दीजिए फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट मियोसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। ऐसा आप अपनी भाषा में समझिए, अब देहाती भाषा में, कि फ्रॉम स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोफाइट कैसा होता है आप जानते हैं, दुगड़ित होता है स्पोरोफाइट स्टेज जो होता है। स्पोरोफाइट से भाई साहब गैमेटोफाइट का बन जाना बिना मियोसिस के, इसमें मियोसिस नहीं होती है। जब मियोसिस नहीं होगी तो ये 2n है, तो डायरेक्ट जो है यहाँ 2n गैमेटोफाइट बनेगा, यही इसकी विशेषता होती है। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बन जाना बिना मियोसिस के, ये कहलाता है एपोस्पोरी। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो 2n होता है। ये इसका एग्जाम्पल क्या है? एपोस्पोरस प्लांट, जो भी एपोस्पोरस प्लांट है वो इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें होता क्या, जो सेल्स हैं, जो एंटीपोडल सेल्स हैं, अगर गैमेटोफाइट बन रहा है तो एंटीपोडल सेल 2n, सिनर्जी 2n और सेकेंडरी न्यूक्लियस 4n होता है, ठीक है। तो ये एपोस्पोरी को आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट इज नोन एज एपोस्पोरी। चलिए अब बात करते हैं एपोगैमी की। किसकी बात करते हैं? एपोगैमी की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब एपोगैमी की बात करते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए इसको आपको नोट करके थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। एपोगैमी डिस्कवर्ड बाय फार्लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1874 में। एपोगैमी की खोज किसने किया था? फार्लो ने किया था। कहीं कहीं भाई साहब हाफ मिस्टर मिल गया था, इसलिए मैंने नोट कर दिया था, तो ये कट कर दिया, इन्होंने वर्णन किया होगा भाई। अब ये है क्या? एपोगैमी क्या है? अब वहां स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा था, एपोस्पोरी में, एपोगैमी में क्या है? एपोगैमी, एपो के स्थान पे आप फ्रॉम लिख दो बस, फ्रॉम यानी गैमेटोफाइट से क्या? अब अगला स्टेज जो स्पोरोफाइट होगा, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है डायरेक्टली, यानी विदाउट वही मियोसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफाइट, अब यहाँ आप जानते हैं गैमेटोफाइट कैसा होता है? n होता है, तो जो डायरेक्ट अगर बन जाएगा, मियोसिस नहीं होगा, यहाँ कोई डिवीजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो डायरेक्टली गैमेटोफाइट से जंप में जाएगा, तो ये भी कैसा होगा? ये भी तो n होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बात एपोगैमी की। एपोगैमी और एपोस्पोरी, इसकी डिस्कवरी किसने किया था? फार्लो ने किया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब पार्थिनोजेनेसिस की बात करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस क्या है इसको समझते हैं। पार्थिनोजेनेसिस डिस्क्राइब्ड बाय, किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया? इसको ज्वेल एंड मर्बिक के द्वारा, और डिस्कवर्ड बाय बोनेट, इसकी खोज किसके द्वारा? बोनेट के द्वारा की गई थी। इसका वर्णन किसके द्वारा किया गया था? ज्वेल एंड मर्बिक ने इसका वर्णन किया था। अब ये है क्या? आप जानते हैं जैसे इग होता है और एक होता है भाई साहब, एक होता है ये स्पर्म, इग और स्पर्म। तो अब यहाँ स्पर्म और इग मिलते हैं तो जाकर के क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर क्या बनता है? इम्ब्रियो बनता है। तो इम्ब्रियो, अब यहाँ इम्ब्रियो कैसे बनता है? मान लो कि खत्म हो गया, केवल जाइगोट वही बचा है, जाइगोट बचा है, अर्थात सॉरी इग बचा है। क्या है? इग है। ये स्पर्म है, स्पर्म खत्म नहीं है, किसी कारण डेड हो गया, ये इग है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब एग से ही किसका फॉर्मेशन हो जाए? एम्ब्रियो का। डायरेक्ट आप देखो, अगर मैं प्रक्रिया समझाऊंगा तो बड़ा लंबा प्रक्रिया है। जैसे इसमें आप जानते हैं सिनर्जिड्स हैं, और यहाँ इग है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, एंटीपोडल सेल्स हैं। अब इसमें कहीं कब ये जाएगी, अब यहाँ से पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब यहाँ इंटर करती है, तो वहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है यहाँ पर, और इसमें जो इसका जो गैमीट होता है
पोलन ट्यूब में इसके फ्यूजन होता है, तब जाकर के जाइगोट बनता है। यहाँ पर तो होता क्या है कि ये इग से ही डायरेक्टली किसका निर्माण हो जाए, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के। बिना निषेचन से ही इग से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहलाती है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये पार्थिनोजेनेसिस दो प्रकार की हो सकती है इग से। कैसे, एक हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और एक डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड देख लीजिए। जब हैप्लॉइड होगा वहां पर देख लीजिए, तो यहाँ पर एग से जो एम्ब्रियो बनेगा वो यन होगा, अगुणित होगा। और जब डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस होगी, अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, हैप्लॉइड पार्थिनो, अगर पीजीटी का क्वेश्चन बनाएगा तो इसका एग्जांपल अगर पूछ लेगा तो आप समझ लीजिए हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस का एग्जांपल है सोलेनम नाइग्रम। क्या है, सोलेनम नाइग्रम। और डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा, ये द्विगुणित इग है तो इससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो द्विगुणित होगा। इसका एग्जांपल क्या है, इसका ये एपोस्पोरस प्लांट इसके एग्जांपल है। एपोस्पोरस में आप जानते हैं कि क्या बनता है, यहाँ पर भी 2n होगा और यहाँ पर भी 2n होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब पार्थिनोकार्पी क्या है इसको समझ लेते हैं। आखिर पार्थिनोकार्पी क्या है इसको भी देख लेते हैं। देखिए पार्थिनोकार्पी की बात करें तो पार्थिनोकार्पी टर्म जो है किसने दिया था, नॉल ने दिया था। एफ नॉल ने ये टर्म दिया था पार्थिनोकार्पी। ये पार्थिनोकार्पी है क्या, फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना निषेचन का फल बन जाना पार्थिनोकार्पी कहलाती है। और उस प्रकार के जो फल होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। और जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं। कैसे होते हैं, सीडलेस प्लांट। जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, वो सीडलेस होते हैं ना। तो पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। इसका ये रिजल्ट है, परिणाम है, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी क्या है, फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसके फलस्वरूप सीडलेस प्लांट बनते हैं। चलिए आगे समझते हैं। आगे अब पॉलीएम्ब्रियानी क्या है, पॉलीएम्ब्रियानी बहुभ्रूणता क्या है, यानी बहुत सारे भ्रूण का बन जाना। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से अधिक एम्ब्रियो का बन जाना, वो कहलाता पॉलीएम्ब्रियानी। पॉली मतलब बहुत, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। किसमें, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, सीड में, यानी सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाना, ये कहलाता है पॉलीएम्ब्रियानी। देख लीजिए, कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियानी। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियानी। इसकी खोज किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लीवेनहॉक 1719 में इन ऑरेंज अर्थात सिट्रस में, यानी ऑरेंज में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने इसकी खोज किया था पॉलीएम्ब्रियानी की। कॉमन इन जिम्नोस्पर्म, और पॉलीएम्ब्रियानी की घटना जिम्नोस्पर्म में कॉमन है। क्यों, क्योंकि बिकॉज मैनी आर्चिगोनिया, उसमें क्या होते हैं, अधिक आर्चिगोनिया होते हैं। रेयरली इन एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में रेयरली देखने को मिलता है। और ये भी एंजियोस्पर्म दो प्रकार के, ट्रू पॉलीएम्ब्रियानी और एक फॉल्स पॉलीएम्ब्रियानी। ट्रू पॉलीएम्ब्रियानी क्या होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप विद इन द एम्ब्रियो साइक। अब बात करते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियानी क्या है। यहां थोड़ा सा एक बात समझते हैं कि आखिर एक क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियानी क्या है, इसको समझिए। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियानी फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग ऑफ जाइगोट अथवा प्रो एम्ब्रियो, यानी जाइगोट के बार बार डिवाइडिंग होने से एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन जाता है, अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जाइगोट के बार बार डिवाइडेशन से अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियानी। जैसे कोरोटोलेरिया जेंसिया, निम्फिया और इरिथ्रोमियम अमेरिकाना, ये इसके एग्जाम्पल हैं किसके, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियानी के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लिलियम मार्टेगन एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सिनर्जिस्ट, ये देखिए लिलियम मार्टेगन जो है, इसमें जो है सिनर्जिस्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सिनर्जिस्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है किसमें, लिलियम मार्टेगन में। और एंटीपोडल से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किसमें होता है, अल्मस अमेरिकाना, अल्मस अमेरिकाना में एंटीपोडल से फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं, आगे ये देख लीजिए। अब ये दो और हैं गाइस, इसको भी समझ लीजिए। जैसे यहां पर समझिए एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियानी क्या है। तो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियानी क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूसिलस अथवा एंटीग्यूमेंट। जब न्यूसिलस अथवा एंटीग्यूमेंट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। जब न्यूसिलस और अथवा एंटीग्यूमेंट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे कहते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियानी। इसका एग्जांपल जैसे मैंगो, सिट्रस और यूजीनिया और पोवा, ये इसके एग्जांपल है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियानी। एगैमोस्पर्मी क्या है, एगैमोस्पर्मी को समझिए। जैसे फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, एगैमोस्पर्मी यानी सीड का बन जाना बिना मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना क्या कहलाता है, एगैमोस्पर्मी कहलाता है। अब कुछ जो है
क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हाउ मैनी मियोटिक डिवीजन, यानी कितने इतने दाने बनने के लिए, इतना सीड बनने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता होगी, ऐसा नंबर दे करके। तो उसका फार्मूला ये देख लीजिए, फार्मूला जैसे क्या है, n + n / 4, n + n / 4, ये एग्जाम्पल है, तो आप देख लीजिए। अच्छा, साइप्रेसी में एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर पॉलन ग्रेन में 3 डिजनरेट हो जाता है और एक फंक्शनल होता है, तो ये पूछा गया है, तो इसको मैंने शामिल कर दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो इससे पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो इस टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, तो उनकी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा हम इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं छोटा, छोटा हो जाए भाई, ये हो गया छोटा। चलो इसकी बात करते हैं, अभी थोड़ा सा लाइट फिर जो है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन है, फटाफट इसका उत्तर बताइए। देख लीजिए क्या है, करा व्हेन सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल मेक्स द एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड, जब सिनर्जिड और एंटीपोडल क्या बनाती है, एम्ब्रियो बनाती है, तब उसे क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं कि एपोमिक्सिस कहते हैं कि एम्फीमिक्सिस कहते हैं कि पॉली एम्ब्रियानी कहते हैं। देख लीजिए, जब सिनर्जिड अथवा एंटीपोडल से, यानी यहाँ इग से एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये सिनर्जिड अथवा एंटीपोडल से हो रहा है, तब उसे क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस, एपोस्पोरी, एम्फीमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियानी, उसको क्या कहेंगे। देखिए वैसे तो इसका जो आंसर है गाइस, एपोगैमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एपोगैमी होना चाहिए, लेकिन एपोगैमी नहीं है। एपोगैमी को अगर आप देखेंगे तो वहां पर है एपोगैमी, लेकिन एपोगैमी नहीं है, तो एपोस्पोरी तो होगा नहीं, एम्फीमिक्सिस होगा नहीं, तो पॉली एम्ब्रियानी होगा नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या लिया गया, एपोमिक्सिस से संबंधित, ये इसका राइट आंसर माना गया। लेकिन यहाँ पर अगर ये एपोगैमी होता तो एकदम सही ऑप्शन बन जाता, एपोगैमी, समझ रहे हैं। तो चलिए ऐसे देख लीजिए, ये सब एक्सेप्शन वाले हैं गाइस, ये सब एक्सेप्शन वाले हैं, इसलिए एपोमिक्सिस यहाँ पर माना गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझिए। करा एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल यूनियन एंड फेलियर ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड, ये देख लीजिए, लैंगिक संयोजन के अभाव तथा सूत्री विभाजन में असफलता, मतलब बिना दोनों के असफलता को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई उसको, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल यूनियन, जब लैंगिक जनन ना हो, और फेलियर ऑफ मियोसिस, और मियोसिस भी ना हो, तब उसे क्या कहते हैं। कह रहा है एन आइसोस्पोरी कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं, एम्फीमिक्सिस कहते हैं कि एन आइसोगैमेटी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है एपोमिक्सिस। इसका एपोमिक्सिस इसका राइट आंसर है, आप वहां से देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो सी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया सी। और ये 3 का आप बताइए, इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 3 का। कह रहा है इन एंजियोस्पर्म्स फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑकर्स ड्यूरिंग, यानी एंजियोस्पर्म में, आवृत बीजियों में मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, कब होता है। कह रहा है गमीट फॉर्मेशन के समय, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के समय, इंडोस्पर्म फॉर्मेशन के समय, फ्लावर फॉर्मेशन के समय। तो कब होता है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के समय होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अगला चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये है 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखिए, ये देख लीजिए, ये है छोटा टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस। कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कह रहा है फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का निर्माण, स्पोरोफाइट का बनना किससे, डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफाइट। तो एपो लगा दीजिए उसी के आगे, एपो लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, एपोगैमी बन जाएगा, यानी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना, ये एन होगा। तो ये इसका डायरेक्टली फ्रॉम कह रहा है, तो इसका कह रहा है एपोगैमी होगा, एपोस्पोरी होगा, सिनगैमी होगा, पार्थिनोजेनेसिस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपोगैमी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4 का हो जाएगा ए। और 5 की तरफ चलते हैं, 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 5 का क्वेश्चन ये है 5 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम एपोगैमी की जानकारी दी। एपोगैमी की जानकारी किसने दी, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिपोर्टेड द एपोगैमी, एपोगैमी की जानकारी सबसे पहले किसने दी। कह रहा है बार्लो, बोवर, फोलर और फार्लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या,
बताइए भाई, इसका आंसर हो जाएगा फार्लो। फार्लो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे बीज चोल पर परागकणों का प्रभाव क्या कहलाता है? बीज चोल पर द इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द सीड कोट इज कॉल्ड। देख लीजिए, आ गया ना। अभी जीनिया और मेटाजीनिया मैंने बताया था कि जब इंडोस्पर्म पर प्रभाव पड़ता है पोलन ग्रेन का तो उसे जीनिया कहते हैं, और जब सीड कोट अथवा फ्रूट पर अथवा सीड पर तब उसे क्या कहेंगे, तब उसे कहेंगे हम मेटाजीनिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? कह रहा बीज चोल पर परागकणों का प्रभाव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटाजीनिया। मेटाजीनिया, बिना सोचे समझे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेटाजीनिया। तो 6 का क्या हो गया? 6 का हो गया ए नंबर। चलते हैं 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 7 देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। 6 के हो गया, 7 का देख लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है परागकण का स्टिग्मा पर अंकुरण क्या कहलाता है? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? देख लीजिए। देखिए, कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का जो सवाल जवाब है सभी लोगों ने दिया था, मैक्सिमम बहुत सारे लोगों ने दिया था। तो उसमें से मैंने आप लोगों से कहा था कि एक मोटिवेशनल थॉट के साथ आप लोग जवाब दीजिएगा, लेकिन उसमें से जो मोटिवेशनल थॉट जो आया था 2-4 लोगों का आया था, बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं। तो एक लोग हैं ऋचा सक्सेना जी, जिनका हमेशा से जवाब आता है, तो बहुत बड़ा सा मोटिवेशनल थॉट था, तो यहाँ पर लेते बहुत जो है लंबा हो जाता, इसलिए शामिल नहीं किया। लेकिन मैं बता दूँ सही आंसर किनका था? ऋचा सक्सेना जी का था। और हमेशा जो है ये स्टडी में लगे रहते हैं। तो आप लोग भी हर दिन की तरह मतलब आप जुटे रहिए, और ये 2 महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस। और मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, तो अभी ये जो छोटा सा टॉपिक है इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता, ठीक है। ये छोटे टॉपिक के लिए क्या है, वैसे भी आप जानते हैं कि हर टॉपिक का मैं 10 रुपये रखता हूं, और अभी तक जितना भी लेक्चर हो गया है उसका जो प्राइस है 230 रुपये। 230 रुपये जो है, अरे 30 जो लिखा है गड़बड़ दिख रहा है क्या? ये देखिए, मैं 230 रुपये में पूरा आपको दे दिया हूँ, चाहे वो लोअर बॉटनी हो और लोअर जूलॉजी हो। लोअर जूलॉजी है, और जो बॉटनी में टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी जितने भी हो गए हैं सब, जितने भी टॉपिक का, और जो आपका मार्फोलॉजी है वो हो गया, पूरा टिश्यू सिस्टम हो गया, एनाटॉमी हो गया, जितने भी हुए हैं सब टॉपिक पूरे फिनिश, उस सब का जो है कितना 230। अब बहुत कम ही टॉपिक बचे हुए हैं। जो अभी इकोलॉजी भी समाप्त हुआ वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दिया। प्लांट जो इकोनॉमिक बॉटनी है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। जब लोअर जूलॉजी, लोअर बॉटनी क्या है, कुछ लोग, बहुत सारे लोग यही नहीं जानते हैं। यूआरएस, बैक्टीरिया, फंजाई लगी, जितने टेट्रोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सब क्या है, ये सब आपके लोअर बॉटनी में आता है। तो पूरा सब दे दिया हूँ आपको, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये 230 वाला हमारा ये पूरी पीडीएफ लिया है, आज की ये पीडीएफ मैं उनको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, उनको मेरे व्हाट्सएप पे, उस नंबर पे, कौन सा नंबर, ये नंबर है 9219008522, इस पर उनको मैसेज करना होगा कि सर मैं आपका ये वाला ले लिया हूँ, पैकेज जो है इसको मैं लिया हूँ, पूरा पीडीएफ लिया हूँ। तो उन पर मैं, क्योंकि भाई तभी तो समझ में आएगा ना, जिन्होंने पूरा लिया है तो उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ चल रहा है। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया कि 100, 200, 400, 500 मत देखिए भाई, क्योंकि इसकी कोचिंग अगर आप जुटेंगे ना, मेहनत करते रह जाएंगे। आप जानते हैं ऑफलाइन भी ले लीजिए, ऑनलाइन भी कोचिंग ले लीजिए, तो आपको ये जो 400-500 में आप लोग परेशान हैं, 10 रुपये में परेशान हैं। बहुत क्वेश्चन, बहुत लोग ना 10 रुपये का लेगा ना, होगा ना पीडीएफ, तो बड़ा क्वेश्चन करेंगे दुनिया भर का। सर इंग्लिश में है, सर इससे सारे क्वेश्चन फंसते हैं, सर इसमें एमसीक्यू भी है, सर ये पूरा कवर है सर, मतलब ढेर सारा मूड खराब हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इतना, और जब 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये लगा करके वहाँ से जब परचेस करते हैं तो कुछ नहीं, गंवा दो, जाने दो। तो और यहाँ बड़ी बारीकी से देखते हैं। तो इतना है क्या मेरे भाई, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, मैं आप लोगों के से यही कहूँगा, बाद में बड़ा पश्चाताप करोगे। यही 2-4-500 मैक्सिमम समझ लो कि मेरा पूरा खत्म होने तक में 500 भी नहीं पहुंचेगा, अगर पहुंच भी गया तो मैक्सिमम 500 तक पहुंचेगा पूरा। और उसमें मैं आपको लेक्चर भी देता हूँ, लेक्चर भी प्रोवाइड करता हूँ, पूरे ग्रुप में जोड़ करके आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, और उसके बाद जो है ये पूरी पीडीएफ में दे देता हूँ, आप आसानी से पूरा समझ सकते हैं। तो ये क्या है, निःशुल्क ही भाव है गाइस, समझ रहे हैं। तो इतने के लिए आप बहुत परेशान हो जाओगे, इसलिए जिन्होंने नहीं लिया है वो, आप अगर मेहनत कर रहे हो ना, तैयारी में जुटे हो, तो पूरी तरीके से जुट जाओ। नहीं जुटना है छोड़ दो, पूरा कोई मतलब नहीं है। केवल ऐसे ढिढोरा पीटो, बाहर ही भागो और जाओ कोचिंग में, बड़ी पैसा, बाबू से पैसा लो, या अपना जो पढ़ाई वढ़ाई ले लोग पैसा लगा करके जाओ ऑनलाइन, केवल भौकाल बनाओ कि मैं कोचिंग ऑनलाइन ले लिया हूँ और ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ। हमेशा जो पढ़ते हैं वो ढिढोरा नहीं पीटते, बहुत खामोशी से वो पढ़ते हैं,
समझ रहे हैं। अब बहुत चुपके चुपके पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आपकी महीनी ये कंजूसी आपको बाद में 5 साल पीछे ढकेल देगी। 5 साल आप मानसिक रूप से विकलांग हो जाओगे। फिर ये वैकेंसी पता नहीं कब आती है, इसलिए आप तन्मयता से जुटे रहो। तो चलिए इनको मैं दे दूंगा, इनको मैसेज करना पड़ेगा जिन लोगों ने लिया है 230 वाला। बहुत ज़्यादा अब इसका तो लूट नहीं गया, इसमें समझो क्या है भाई, ना के बराबर है, कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। अभी भी कह रहा हूँ। तो चलो फिलहाल कोई बात नहीं, इसमें देख लो। इसका जवाब आप लोग फिर देना कमेंट बॉक्स में, और जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाएगी आप इस नंबर पर इसका जवाब देना 92190085। इस पर जवाब देना एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। आपके नाम को हम फिर अगले लेक्चर में शामिल कर लेंगे। और जिनको भी पीडीएफ से संबंधित जानकारी चाहिए इसी नंबर पर वो संपर्क कर ले लो स्क्रीनशॉट इसका, इसी पे आप संपर्क कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आध क्वेश्चन ढूंढ दें, बैठे पका पकाया ना खाइए आप लोग। ये 8वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि न्यूसिलस या इंटीग्यूमेंट की कोशिका द्वारा सीधे भ्रूण निर्माण होता है तो इसे क्या कहते हैं। कह रहा है इफ द सेल्स ऑफ न्यूसिलस और इंटीग्यूमेंट डायरेक्टली फॉर्म द एम्ब्रियो द फिनोमेना इज नोन एज। अगर इंटीग्यूमेंट अथवा न्यूसिलस कोशिकाओं के द्वारा डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तब उसे क्या कहते हैं। कह रहा है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनिक कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं, डिप्लोस्पोरी कहते हैं, एपोगैमी कहते हैं। तो देख लो 13 का क्वेश्चन है पीजीटी बायोलॉजी 2013 का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अभी हमारी देख लेना बैक करके। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनिक इसका राइट आंसर है, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनिक इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है। और 10 ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ऐसा बता दें आपको। बिना निषेचन के फल निर्माण क्या कहलाता है। फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, पहली ही परिभाषा आज मैंने आपको बताया। फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा भाई साहब, देख लो। यानी फल का यानी फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा, वो कहलाता है भाई साहब, वो कहलाता है पार्थिनोकार्पी। क्या कहलाता है, टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। पार्थिनोकार्पी इज द राइट आंसर, बी। देख लो फूड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन की परिभाषा पार्थिनोकार्पी की देख लो। पार्थिनोकार्पी कहाँ है, पार्थिनोकार्पी ये देख लो। फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया था। अच्छा इसमें छोटा छोटा दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, आप देख लेना। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है और 10 ही क्वेश्चन हमने शामिल किया हुआ है। देख लो 10वां क्वेश्चन है। कह रहा है 100 दानों के उत्पादन हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। What is the minimum number of meiotic division required to produce 100 grains? ये मैंने बताया था। हाउ मेनी meiotic division से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका जो फार्मूला है वो क्या है, n + n/4। यही फार्मूला था। जितने दाने पूछ रहा है रख दो इसके स्थान पर। देखो n बराबर क्या, कितने दाने बनने के लिए 100 कह रहा है, तो 100 + 100/4। अब भाई साहब ये देख लो 4 से भाग करेंगे इसमें तो 25 चौका 100। अब 100 और 25 बराबर कितना हो जाएगा, 125। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 115 नहीं, 115 नहीं भाई साहब, इसका सही जवाब हो जाएगा 125। बी इसका सही जवाब है, तो आ गया बी नंबर इसका राइट आंसर। तो ये आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, आप लोग एक दमदार कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चले तो आप लोगों को एक बार मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग भी पूरा जितना भी लेक्चर हुआ सब आपके पास कलेक्शन रहेगा ना, तो आपको रिपीट करना होगा, रिवीजन करना होगा तुरंत। जिन्होंने नोट्स बना लिए कोई बात नहीं बनाया तो एक बार ऐसे फटाफट पलटोगे पेज तो आप उसमें अंडरलाइन और पूरे मार्किंग करते जाओगे, हाईलाइटर से पढ़ते जाओगे तो आपकी पूरी समझ में आ जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेशन करने में आपको बहुत मजा आएगा। और लास्ट टाइम में जब 15-20 दिन बचेगा पूरा प्रैक्टिस सेशन, 1 महीने तक पूरे प्रैक्टिस सेशन ही आप चलाते रहो, समझ रहे हैं। तो आप लोग जो है जिन्होंने नहीं लिया भाई साहब, अभी मैं कह रहा हूँ 230 रुपये पेड करके आप ज़्यादा लालच में न आओ, न के बराबर है। पेड करके आप इस नंबर पर संपर्क करो 9219008522 और ये ले लो, आपके हमेशा काम करेगा भाई साहब, समझ रहे हैं। तो चलिए गाइस आज के इस लेक्चर में हम बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए ऊर्जा नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।